हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज संडे स्पेशल में हम लोग चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और चैप्टर 1 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, विगत परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं चैप्टर 1 से संबंधित, और इस सत्र में आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं प्रदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए फिर आज का ये संडे स्पेशल का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। चैप्टर 1 से जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है इस सत्र में, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप वीडियो को स्किप न करिए, इसको छोड़िए नहीं और अवश्य देखिए, आपके परीक्षा के लिए 100% लाभदायक है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, जो चैप्टर 1 से आने की संभावना है उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब देखिए, अगर इसमें बात की जाए ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 14 और 35। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहां से, दूसरा ऑप्शन क्या है 18 और 25। दूसरा ऑप्शन 18 और 25। ऑप्शन सी की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी है 31 और 93। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें 32 और 66, 32 और 62। ठीक है, अब देखिए यहां से ये क्वेश्चन कब आया है, तो 2020 में पूछा हुआ है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सहअभाज्य संख्याएं। आपको पता होगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सहअभाज्य संख्या बेटा, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी शुरू से तो आपको पता होगा कि सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है ये आपको पता होगा। तो सहअभाज्य जो संख्या है, सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका मौसक क्या होता है बेटा, एक होता है। जैसे यदि मैं बात करूं 2 3 3 5, ठीक है, 2 और 7, इस प्रकार की संख्याएं, 3 4, यदि इन दोनों संख्याओं के युग्मों को देखिए आप, तो इन दोनों संख्याओं का यदि एचसीएफ की बात की जाए, एचसीएफ अर्थात मस, इन सभी का मस कितना आएगा, तो इन सभी का मस 1 आएगा। अर्थात ये सभी संख्याओं का युग्म क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्या है। तो आपको इसमें यही पहचानना है कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। चलिए देखते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले उसका मासा देखेंगे। 14 और 35 का यदि आप मासा देखिएगा तो 14 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 7, और 35 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना, 5 सत्ते 35, अर्थात 5 गुणे 7। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। अर्थात इन दोनों में जब 7 कॉमन होगी तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ 7 होगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, सहअभाज्य संख्या पूछी गई है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 31 को तो आप 31 ही करोगे, 93 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 31, और इसमें 31 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः आप क्या कहिएगा कि ये भी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, क्योंकि इसका मासा कितना आ गया, इसका मासा आया है 31, जबकि आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 32 को यदि देखा जाए तो 2 दुना के 4, 2 दुना 4 दुना 8 दुना के 16 दुना के 32, और 62 को देखिए अगर 2 से विभाजित करिएगा तो 31 दुना के 62। ठीक है, अब यहाँ पे अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ यदि एचसीएफ की बात की जाए किसकी, 32 और 62 की, तो इसका मसक कितना आ गया, 2 आ गया। अर्थात ये भी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर नहीं होगा। जब 3 आपके आंसर गलत हो गए तो ये चौथा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 को यदि आप गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 6 दुना 9 त्रिक 18 होता है ना, 3 तरीके 9 और 9 दुना 18। ठीक है, 25 को यदि आप करोगे तो 5 गुणे 5, इन दोनों में 18 के अभाज्य गुणनखंड और 25 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस वजह से इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ 1 आ गया। अर्थात ये 18 और 25 जो संख्याओं का युग्म है, ये कैसी संख्या है बेटा, तो ये जो दो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, आप बोलोगे कि ए के बाद आपने बी पे क्यों नहीं आया, तो मैं बी पे आ सकता हूं, लेकिन आपको ऑप्शन को मैं आपको हल कराने के लिए मैं ए सी डी और फिर बी पर आया हूं। ठीक है, बाकी आप लोग ए से बी को चेक करेंगे, और जिनका एचसीएफ 1 आएगा वे क्या होगा, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, अभी बने रहिए आप लोग। ये इतना सरल सरल क्वेश्चन मैं शुरू में लिया हूं, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको टफ क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि सरल क्वेश्चन है तो आपका पेपर में आया हुआ नहीं है। ये सरल क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा हुआ था, और ये क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 15, 18 और 24 का लसा है। किसका किसका पूछा है? 15 का, 18 का और 24 का। तो इन तीनों का लसा बताने के लिए आप क्या करोगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा। लसा बताने के लिए अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 का हो जाएगा 15 का, 3 5 15, 18 का होगा 2 3 6 और 6 3 18, 24 का हो जाएगा 2 से 12, 2 6 2 और 3, 2 दूना के 4 3 12, 12 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 के 24, ठीक है। अर्थात इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 के पावर 2। इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 के पावर 3 गुणे 3। ये आपका तो क्या है? 3 गुणे 5। लसा पूछा है आपका, तो लसा एलसीएम जिसको हम लोग लिखते हैं किसका? 15, 18 और 24 का क्या हो जाएगा? इसमें अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात ली जाती है। क्या की जाती है बेटा? अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात ली जाती है, ठीक है। अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन है? 2 आया है, तो 2 का सबसे बड़ा घात कितना है? 3। 3 भी आया है और 3 का सबसे बड़ा घात कितना है? 2। और एक संख्या 5 भी आई है अभाज्य संख्या, और इसका सबसे बड़ा घात कितना? 1। 3 का क्यूब यदि करिएगा तो 2 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा? 8। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 गुणे 5, 8 में 5 से गुणा करोगे तो 40, 40 में 9 से गुणा कर दीजिएगा तो ये कितना आ गया? 360। अर्थात क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसका राइट आंसर आया है 360। यदि आपका आया होगा तो आपका एक नंबर सही है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को आप अगर ध्यान से पढ़ो और इसे हल करने का प्रयास करो तो क्या बोला है कि यदि मसा 99 और 153 का कितना है? मसा देखिए दिया है, म श आपको 99 का और 153 का कितना दिया है बेटा? 9। तो आपसे क्या पूछा है? कि लसा पूछा है। लसा आपको निकालना है, और लसा वो भी किसका निकालना है? 99 और 153 का, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आप क्या करोगे, आपको एक संख्या लिखवाई गई थी, एक सूत्र लिखवाया गया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। क्या लिखवाया गया है आपको? पहली संख्या या लसा गुणे मसा, इस प्रकार से आपको लिखवाया गया होगा, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा कितना है बेटा? तो लसा आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि लसा आपसे पूछा ही है। लसा गुणे मसा कितना दिया है? मसा दिया है 9। पहली संख्या आपकी कितनी है? 99। यहां पर भी देखो पहली संख्या कितनी है? 99। और दूसरी संख्या कितनी है? 153। अर्थात यहां से आपका क्या हो जाएगा? लसा बराबर 99 गुणे 153 बट्टे में 9, 9 से इसको काटिएगा 11 बार में, अर्थात लसा आपका कितना आ जाएगा? 11 में जब 153 से गुणा करोगे तो 3, 5 3 8, 5 1 6 और 1, अर्थात कितना गया? 1683। और ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आशा है आप लोग हल कर लिए होंगे और मिला लिए होंगे कि इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को यदि आप ध्यान से देखिए तो दिया है कि यदि 65 और 117, किसका? 65 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ को, 65 और 117 के एचसीएफ, एचसीएफ किसका बेटा? अब 65 और 117, 65 और 117 के एचसीएफ को 65 117 के रूप का लिखा जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार कि यदि एचसीएफ 65 और 117 के एचसीएफ को, मतलब कि मसा को 65 m माइनस 117 के रूप का लिखा जाता है, तो m का मान आपको निकालना है। अब देखिए यहां से आपको इसका एचसीएफ किसका? 65 और 117 का एचसीएफ अर्थात मसा कितना लिखा गया है इस रूप में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका करेंगे तो ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा 13 बार में, और ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। 117 का यदि आप देखो तो 117 किससे कटेगा? 3 से, 3 त्रिके 9, 3 9 27।
फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9 और 13 से कटेगा। अगर आप यहां से देखोगे कि 65 और 117 के अभाज्य गुणनखंड में कौन यहाँ पे उभयनिष्ठ है, यहाँ पे कौन उभयनिष्ठ आया बेटा 13, अर्थात HCF इसका कितना आ जाएगा 65 और 117 का, ठीक है 65 और 117 का HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आ गया 13, अर्थात इनके जगह पे हम 13 लिख सकते हैं बराबर, इसके HCF एक्चुअल में आया 13 लेकिन लिखा गया कितना 65m-117। ध्यान से समझिएगा कि 65 और 117 का HCF कितना है, मौसा कितना आया है 13 आया है, लेकिन बुक के अनुसार 65m-117 लिखा जाता है। ये भी HCF है 65 और 117 का, ये भी HCF है 65 और 117 का, मतलब जब दोनों एक ही संख्या के मस हैं तो दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। जब बराबर होगा तो यहां से 117 को आप इस तरफ पक्षांतर करिएगा, माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया 117 बराबर 65m, इनको जोड़ने पे आपका आ गया कितना 130 बराबर 65m, और यहां से m का मान यदि आप निकालो 130 बटे में 65, 65 दुना की 130, अर्थात m का मान कितना आ गया बेटा 2। यहां से m का मान आपका कितना आ गया, तो m का मान आपका आ गया 2, अर्थात आपसे m का मान पूछा भी था तो m का मान 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बेटा, तो सही आंसर इसका 2 आया है और ऑप्शन भी कौन सा है 2 है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1 से लेकर के 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जो हैं इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या कौन सी है। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या है ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 504 और ऑप्शन नंबर डी 2520। अब देखिए आपसे क्या बोला है कि 1 से लेकर के 10 तक की कैसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से विभाजित होगी। अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर के 3 तक की सबसे छोटी वह कौन सी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी, तो आप बोलोगे कि 6 कैसे आया, तो आप 1, 2 और 3 का लॉसा निकालोगे तो कितना आएगा 6, मतलब कि ये 6 1 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी यह विभाजित होगा। सेम उसी प्रकार से कह रहा है कि 1 से 10 तक के बीच की 1 से 10 तक से विभाजित होने वाली ऐसी कौन सी संख्या है सबसे छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी गिनतियों से विभाजित हो। तो सबसे छोटी के लिए आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान रखिएगा, नोट में बना लीजिएगा या लिख लीजिएगा कहीं कि जब भी आपसे न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या की बात करें, ठीक है, न्यूनतम या छोटी से छोटी, न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या कहे तो आप उसका क्या निकालोगे एलसीएम निकालोगे, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम। जब आपको बोला जाएगा कहीं क्वेश्चन में मिल जाएगा अधिकतम, क्या मिलेगा अधिकतम या बड़ी से बड़ी, अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप उसका क्या निकालोगे HCF निकालोगे, क्या निकालोगे HCF निकालोगे। इतनी बात आप कहीं रख लीजिएगा, ठीक है, इसको 3 स्टार बना करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 से 10 तक की न्यूनतम संख्या पूछा है बेटा, तो न्यूनतम संख्या के लिए आप क्या करोगे, न्यूनतम संख्या आपसे पूछी गई है और न्यूनतम संख्या के लिए आपको क्या निकालना है लॉसा निकालना है, किसका किसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक की संख्याओं का। 1 का अभाज्य गुणनखंड 1 होगा, 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2, 3 का अभाज्य गुणनखंड 3, 4 का अभाज्य गुणनखंड यदि करिएगा तो 2 गुणे 2 अर्थात 2 के पावर 2, 5 का अभाज्य गुणनखंड 5, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा, 7 का अभाज्य गुणनखंड 7, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 कितनी बार आया 3 बार, तो इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हो। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 अर्थात 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2, और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 आएगा। अब लॉसा के लिए आपको निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको याद होगा कि लॉसा निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो हमेशा हम लोग अभाज्य संख्याओं के सबसे अधिकतम घात को लेते हैं। 1 का अधिकतम घात 1 होगा और उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 2 अगर देखिए तो 2 का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 का अधिकतम घात 2, यहाँ पे 2 का अधिकतम घात कितना 3, अर्थात 2 का अधिकतम घात कितना आ गया 3। अगली अभाज्य संख्या 3 होती है और 3 का अधिकतम घात यहाँ पे देखो तो 1 है, यहाँ पर भी 3 का घात 1 है और यहाँ पे अगर देखिएगा तो 3 का घात 2 है तो 2 को लेंगे। अगली अभाज्य संख्या आपकी 5 होती है,
5 एक बार आया है, यहां पर भी एक घात है, यहां पर भी एक घात, तो आप 5 को लेंगे। फिर कौन सी है बेटा, 7 है, और 7 भी कितनी बार आया है, तो 7 भी आया है, सबसे अधिकतम घात यदि देखो तो इसका 1 है, ठीक है। अब इसके बाद कोई इसमें से संख्या छूट तो नहीं रही है। अब इसके 2 का पावर क्यू का मतलब क्या होता है, 8। 2 के पावर क्यूब अर्थात 2 दुना के 4 और 4 दुना के 8, ठीक है। 3 के पावर 2 अर्थात 3 त्रिके 9 गुणे 5 गुणे 7, अर्थात एलसीएम इनका आ जाएगा, कितना होगा एलसीएम, तो एलसीएम की बात की जाए तो 8 5 40, 40 में 9 से गुणा करेगा तो 360, और 360 में यदि आप 7 से गुणा करते हो, 360 में 7 से गुणा करिएगा तो 0 7 6 42 4 और 7 त्रिक 21 और 4 25, अर्थात 2520, ये गुणा करने पर इसका एलसीएम आया। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक की सब इन संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2520, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बेटा, सही आंसर है, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि शून्येतर परिमेय संख्या, क्या है, शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब आप समझ लीजिए पहले कि शून्येतर होता क्या है। शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है शून्य से इतर, मतलब शून्य के अलावा। शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्य के अलावा, ठीक है, या शून्य से इतर आप कह सकते हो, या शून्य के अलावा। अब यहां से आपको एक नाम आप पढ़े होंगे सबसे पहले, शून्येतर परिमेय संख्या। आपने पढ़ा इस क्वेश्चन में, आपसे क्या बोला है, शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या क्या होगी, जैसे परिमेय संख्याएं तो सभी होती हैं, जैसे -3, 2/1, 0, 1, 3/4, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी आपकी परिमेय संख्या होती है, लेकिन जब आप अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो इस 0 को आपको उसमें नहीं लेना है। 0 को छोड़ करके जो भी परिमेय संख्या होती है, उस परिमेय संख्या में बोला गया है कि यदि आप अपरिमेय संख्या से गुणा करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे 2 आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या, और √2 के आ गया आपका कौन सी, √2 आपका आ गया कौन सा, अपरिमेय संख्या। यदि इन दोनों का गुणा करते हो तो कितना आता है, 2 √2। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने 3 लिया, और 3 में आप यदि 1.414 डॉट 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 आगे गुणा करिएगा, इसका मान कितना आएगा बेटा, तो इसका मान 4 तिया 12, 4 1 3 1 कम 3 और 1 4, 4 तिया 12 की 2, और 3 1 कम 3 और 2 5, ठीक है। इधर आगे डॉट 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 है, अर्थात मान इसका इस प्रकार से आएगा, तो ये भी आपको क्या है, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है, जो न तो रिपीट करेगी न ही आपकी शांत है, ये परिमेय संख्या होती है। दशमलव प्रसार में आपको बताया गया होगा। तो आपको पूछा है कि यदि शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से गुणा करते हो तो आपका परिमेय का रिजल्ट कैसा आएगा, तो इनका रिजल्ट हमेशा अर्थात सदैव अपरिमेय संख्या आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक। अब इस क्वेश्चन से लगभग बहुविकल्पी प्रश्न जो आए हुए थे या जिनके आने की संभावना थी, वो लगभग आपको ये समाप्त हो गए हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अगर इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 क्या है, एक संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या क्यों है। अब देखिए यहां से आपको पता होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके परीक्षा के लिए विश्वास करिए कि एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप आधे से देख करके चले जा रहे हो तो इसमें मेरा घाटा कोई नहीं होने वाला है बेटा, इसमें घाटा आप ही का होगा, ठीक है। सभी लोग एक एक नंबर के लिए मरते हैं कि मेरा एक एक नंबर कैसे पेपर में बढ़ेगा, मैं कैसे 90% से ऊपर लेके आऊंगा। अगर आप भी लाना चाहते हो तो आपको ये सभी क्वेश्चन, ये सभी पैटर्न, ये सभी थ्योरी आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। हाँ, ये कह सकते हो इस थ्योरी पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कब कब आए हुए हैं एकदम आप देख रहे हो, अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो अगर आप में जुनून है, क्षमता है, आप सोचते हो कि यदि आपको 90% से ऊपर, 95% से ऊपर लेकर के आना है, तो आपको जुनून के साथ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन दिया है 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 अभाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या कीजिए। अब सबसे पहले अगर आप बात करें कि भाज्य संख्या क्या होती है, यदि भाज्य संख्या की बात की जाए तो भाज्य संख्या के लिए आपको यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब यहां से देखिए यदि दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, या इसकी एक परिभाषा और है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है, वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यदि मैं 4 को लूं तो 4 क्या होता है, 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, किससे बेटा, 2 से, अर्थात ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है, इतनी बातें तो आपको पता होंगी कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, कितने, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, वे क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसी तथ्य के आधार पर हम लोग उसको क्या करेंगे, भाज्य संख्या सिद्ध करेंगे। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। अब आपको क्वेश्चन दिया है कि 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस का 7 आपको सिद्ध करना है कि यह भाज्य संख्या है। एक काम तो आप ये कर सकते हो कि इन दोनों में से, देखिए इसमें से और यहां से 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 गुणे 5 गुणे 1 प्लस का 1, अर्थात ये हो गया 7। 3 में 5 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, और 1 से 15 में 1 से गुणा करिएगा तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, 15 एकम 15 और 1 जोड़ोगे तो 16, अर्थात 7 गुणे 16। इसका मतलब आप तो एक अनुमान लगा सकते हो कि ये जो संख्या है, ध्यान देना, ये जो संख्या दिया हुआ है आपको, ये संख्या एक तो 1 से कटेगी, इसके अलावा ये स्वयं से कटेगी। 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7, ये सभी संख्याएं एक से और स्वयं से कटती ही कटती है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य। भाज्य साबित करने के लिए यदि इससे अधिक कोई एक भी गुणनखंड आप दिखा दिए तो ये क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। अर्थात आप कह सकते हो कि यह संख्या बेटा 7 से कटेगी और किससे कटेगी, 16 से कटेगी। ठीक है, अर्थात इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2, ये पूरा 2 3 और 4। अब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, अतः आप कह सकते हो कि अतः 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7, ठीक है, 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 क्या है कि 2 से अधिक गुणनखंड है, कि 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या, अतः यह संख्या क्या है बेटा, भाज्य संख्या है। ठीक है, एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि भाज्य संख्या के लिए आपको 2 से अधिक यानी कि एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य दिखा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। और यही यहाँ पे किया गया कि 7 इसमें भी था, 7 यहाँ पर भी था, 7 को कॉमन ले लिया गया तो अंदर बचेगा 3 गुणे 5, यहां से यहाँ पे आपका 1 हो गया और यह भी 1, तो 3 5 15 में 1 से गुणा करेगा 15 और प्लस 1 करने पे 16, 7 गुणे 16 इसका गुणनखंड है। इसका मतलब कि ये संख्या 1 से कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और किससे कटेगी, 16 से कटेगी, अर्थात ये कैसी संख्या हो गई, आपकी भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, या फिर आपको देखो दूसरे तरीका से यदि आप करना चाहो तो 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 को आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। 5 या 15 में 7 से गुणा करोगे तो 15 सत्ते 105 और एक में 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, इन सबको हल करने पे कितना आ गया बेटा, 112। अब आप 112 का क्या करिए, भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूना के 4 और 2 8 16, फिर 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 1। ठीक है, अर्थात ये संख्या किससे कैसे कटेगी बेटा, 112 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, एक तो ये किससे कटेगी, 1 से कटेगी, उसके अलावा स्वयं से कटेगी, 7 से कटेगी, 14 से कटेगी, ठीक है, 28 से कटेगी, 56 से कटेगी, इसके अलावा 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16 से भी ये संख्या कट सकती है। ठीक है, इस प्रकार से अन्य संख्याओं से भी कट सकती है। ठीक है, अतः इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसके आप बोलिएगा कि 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, अतः आप लिखिएगा कि चूंकि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या आपकी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, और यही आपको दिखाना था। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है कि 96 और 404 का, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन 2020 में भी और 2021 में दोनों में पूछा है। ठीक है, अब देखिए, आपसे मैं हमेशा बोलता हूं, या मेरी बात आप हमेशा के लिए इसको दिमाग में बैठा करके रख लीजिएगा कि जब भी आप मैथ को या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो, यदि उसके आप स्टेटमेंट को, उसके कथन को यदि आप समझ जाते हो, तो ये मान के चलिए कि आपका 50% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। जब तक यदि आप बिना स्टेटमेंट को समझे या आधा समझ करके उसी पे हल करने लगे, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यदि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है 2 ही नंबर मिले, या हो सकता है 1 भी नंबर ना मिले, अंत में आकर के आप गलत कर दो। आप यदि क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें यह दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ तो आपको किससे ज्ञात करनी है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन एलसीएम के लिए आपको नहीं बोला है बेटा कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। एलसीएम के लिए, लसा के लिए ये आपको कंडीशन कतई नहीं दिया है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आप लसा निकालो। यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालना होता तो स्टेटमेंट आपका इस प्रकार से रहता कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जबकि स्टेटमेंट यहाँ पे कथन ये है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप यदि पेपर में नंबर लाना चाहते हो, अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो मेरी बातें मान लीजिएगा कि क्वेश्चन हल करने से पहले थोड़ी सी जल्दीबाजी न करते हुए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, क्वेश्चन के कथन को क्या कह रहा है उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, किसी भी पेपर के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगर ऐसा करते हो आप तो आपका क्वेश्चन सही होगा। 4 में अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर का आएगा, और आकर के यदि आप ऐसा जोड़ोगे नंबर तो एक्चुअल होगा। नहीं, आप करके कुछ आओगे, वहां पे दिया रहेगा कुछ, आप बोलोगे तो मैंने तो 4 नंबर का क्वेश्चन किया है, लेकिन फिर वहां पे आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए 96 और 404 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 96 और 404 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 का यदि करिएगा तो ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से ये 12, 2 से कितनी बार में बेटा 6, 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 एक कम 3, 2 कितनी बार आया है 5 बार, अर्थात इसको लिख सकते हो 2 के पावर 5, या इस प्रकार से कर दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3, अर्थात 2 के पावर 5 गुणे 3। ठीक है, 3 2 5। 404 को आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। 404 का करिएगा, 2 से जाएगा 2 दूना के 4, फिर 2 से जाएगा 101, और 101 किसी से कटेगा नहीं तो 101, अर्थात ये हो गया 2 गुणे 101। इसको यदि आप लिखोगे तो 2 के पावर 2 और गुणे 101। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए किसका, 96 का और 404 का यदि आपको एचसीएफ निकालना होता है, तो एचसीएफ के लिए आपको बताया गया है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या का सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या कौन सी, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, क्या 3 इसमें है 96 के अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन 404 के अभाज्य गुणनखंड में तो है नहीं। ठीक है, 101 404 वाले में है, लेकिन 96 के अभाज्य गुणनखंड में है नहीं, तो उभयनिष्ठ यहाँ पे कौन है, 2 है। अब 2 का न्यूनतम घात कितना है, 2, अर्थात 2 का न्यूनतम घात 2 का मतलब कितना आ गया, 4, अर्थात एचसीएफ आपका आ गया, एचसीएफ किसका 96 का और 404 का एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बोला है एचसीएफ ज्ञात कर लिए, फिर इनका लसा ज्ञात करना है। तो इनका लसा आपको कैसे ज्ञात करना है, लसा के लिए आपको बताया गया है लसा गुणे मस, ठीक है, बराबर होता है पहली संख्या, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा तो आपको निकालना है, मसा आपने निकाल रखा है 4, पहली संख्या आपको पता है कितना 96, दूसरी संख्या आपको कितना दी गई है 404, अर्थात यहां से आपका लसा बराबर कितना हो जाएगा 96 गुणे 404 और बट्टे में 4, 4 से इसको काटिएगा 101 बार में कटेगा। अब यहां से देखिए इधर हल कर लेते हैं हम, लसा बराबर कितना आ गया 96 में आप यदि 101 से गुणा करोगे तो लसा आ जाएगा आपका 96 में 101 से गुणा करने पे 96 और 96 आएगा, और यही आपका क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। तो यहां से आपको इस विधि से ज्ञात करना है। ठीक है,
ये नहीं कि अभाज्य गुणनखंड किए तो आपको सरल पड़ा और एचसीएफ भी इसी से ज्ञात कर दिए, एलसीएम भी इसी से ज्ञात कर दिए। आंसर तो आएगा उतना ही, लेकिन कथन के अनुसार आपका ये पैटर्न बदल जाएगा। तो हो सकता है 3 नंबर की जगह पे 2 नंबर मिले आपको, 4 नंबर की जगह पे 2 ही नंबर या 3 नंबर मिले, ठीक है। तो जैसा कहा जाए वैसा आपको करना है। यहाँ पे जो चीज आप पढ़ोगे एकदम ऑथेंटिक चीज पढ़ोगे, एक्चुअल चीज पढ़ोगे और कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आपको आया जाए यहाँ पे बताया जाए क्वेश्चन सॉल्व है 2 मिनट में सॉल्व करवाया जाए चला हट जाया जाए, ठीक है। आपको समझ में आए ना आए, इस समझ में आने के लिए मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और इसकी भी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपका 10 का बोर्ड का पेपर मैं बिल्कुल खराब नहीं जाने दूंगा। आप हमसे 95 या 90 प्लस के ऊपर लेकर के चलिए, बाकी आपके मेहनत पर है कि आप मेहनत कैसा करते हो। मेरी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा बेटा, जब तक आप अपने अंदर की आग नहीं जलाओगे, जब तक आप अपने अंदर के जुनून को नहीं पैदा करोगे, जब तक आप अपने आत्मविश्वास को नहीं पैदा करोगे कि नहीं हमें 90-95% लेकर के आना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। केवल सोचने से न कभी कुछ हुआ है, न कभी कुछ होने वाला है, न कभी कुछ होगा, ठीक है। इसलिए सोच के साथ उसको पूरा करने का दृढ़ निश्चय भी लीजिए और उसको पूरा भी करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में यदि आप देखोगे तो उसमें दिया है कि सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ साथ घूमते हैं। सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ साथ घूमते हैं और प्रत्येक की कदमों की माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका आया हुआ तो नहीं है, लेकिन आने की संभावना इसलिए यहां पे लिया गया है, ठीक। अब देखो यहां पे आपने अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें एक कीवर्ड मिलेगा और उस कीवर्ड से आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आंसर निकल जाएगा कि आपको कैसे हल करना है। मैंने अभी बताया था कि छोटी से छोटी या न्यूनतम जब भी बोले तो एलसीएम। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो एक जगह दिया है कि प्रत्येक की छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। मान लीजिए कि कोई 3 व्यक्ति हैं यहां से और वे चल रहे हैं जिनके कदम की माप अलग अलग है, किसी का 40 है, किसी का 42 और किसी का 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। 40, 42 और 45 सेंटीमीटर है। अब ये वैसी कौन सी दूरी तय करें कि यहां पर आकर के सबके कदम एक साथ पड़े, मतलब यहां पे आकर के सभी के कदम आपके क्या हो पूरे हो जाए, ठीक है। अब वो न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। न्यूनतम दूरी के लिए आपको क्या बताया गया है कि 40, 45 और 42 का एलसीएम निकालना होता है। चलिए निकालते हैं। उसके लिए हम लोग 40, 42, 45 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 40 का 2 से करोगे 20, 10, 5 और 5, 2 दूना के 4 दूना 8, 5 40। 42 का करिएगा तो 21 और 3 सत्ते 21। 45 का आप करोगे तो 5 9 45 अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। बाकी यदि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, यदि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो इस प्रकार से कर लीजिएगा, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5 और 5 से 1, ठीक है। 42 का है, 42 का यदि करोगे तो 2 से कटोगे, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 1 कम 7। फिर यदि आप 45 का यदि करते हो, 45 का तो ये हो जाएगा 3 से 15 तिया 45 होता है, 3 से 3 5 15 और 5 से 5 1 कम 5, ये लिखा गया है। अब आपको क्या करना है बेटा, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम चाहिए किसका, 40, 42 और 45 का एलसीएम चाहिए, ठीक। एलसीएम के लिए आपको बताया गया था कि प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात, एचसीएफ के लिए प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या का सबसे छोटी घात। यदि यहाँ पे देखो तो 2 का पावर कितना है, 3 और 5 है। यहाँ पे देखिएगा तो कोई 2 3 7 अलग अलग है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 3 के पावर 2 और कितने हैं 5, ठीक। तो इसमें पहली अभाज्य संख्या है 2 और इसका सबसे अधिकतम घात कितना है 3। अगली अभाज्य संख्या 3 और 3 का अधिकतम घात कौन सा है 2। अगली अभाज्य संख्या 5 है और अगली कौन सी है बेटा 7। अर्थात 2 के पावर 3 का मतलब 8, 3 के पावर 2 का मतलब 9 गुणे 5 गुणे 7, गुणा करिएगा तो 40, 360 और 360 में 7 से गुणा करोगे आप कितना आ जाएगा, 360 में 7 से गुणा करिए तो शायद 25 20 आएगा, ठीक है। कितना आ गया बेटा 2520, साक्षक 42 और सात्विक 21 और 4 25, ठीक है। अब देखिए यहां तक आपको ये तो आपको क्या आ गया, ये आपको मिला है एलसीएम मिला है, क्या मिला है आपको, एलसीएम मिला है 40, 42 और 45 का, ये आपको एलसीएम मिला है, ठीक है। 40, 42 और 45 का ये आपको क्या मिला है, एलसीएम मिला है। अब आपको यहां तक ही केवल छोड़ना नहीं है,
हाँ, आप छोड़ सकते हो, यदि आपको केवल आधे नंबर लेने हैं तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको तो पूरा नंबर चाहिए, एक एक नंबर आपको लेना है, जबरदस्त लेना है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, ये अभी आपने एलसीएम निकाला, ये जो कथन है उसमें पूछा कि प्रत्येक के द्वारा प्रत्येक अपने पूरे कदम में उस दूरी को तय कर सके और वह कौन सी लंबाई होगी। इसके लिए आप क्या करोगे, लिखिएगा कि चूंकि, ठीक है, 40, 42 और 45, 40, 42 और 45 का लसा या एलसीएम कितना है बेटा, 2520 है। अतः, ठीक है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, अतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूरे कथन, क्या बोला, प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके ना, तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस दूरी 2520 सेंटीमीटर की दूरी को, अतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 2520 सेंटीमीटर की दूरी को अपने पूरे कदमों द्वारा, पूरे कदमों द्वारा तय की जाएगी, ठीक है। या आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लिखा हूं उसी प्रकार से लिखो। आप लिख सकते हो कि चूंकि 40, 42, 45 का लक्ष्य 2520 है, अतः प्रत्येक व्यक्ति 2520 सेंटीमीटर की दूरी को अपने पूरे कदमों से तय करेगा। जरूरी नहीं है, लेकिन ये लिखना जरूरी है कि मैं जिस प्रकार से लिखा हूं उसी प्रकार से आप लिखिए, लेकिन ये लिखना जरूरी है। आप अपने भाषा में लिख सकते हो कि चूंकि 40, 42, 45 का लक्ष्य 2520 सेंटीमीटर है, अतः प्रत्येक व्यक्ति 2520 सेंटीमीटर को अपने पूरे कदमों से तय करेगा। जो भी आपका मन हो लिख सकते हो, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स में स्टार लगा करके रख लीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर अब आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल आपको एक या दो या हर सेट में एक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आपको सिद्ध करना बताया गया है। वीडियो नंबर शायद चैप्टर 1 का वीडियो नंबर 5 या 6 होगा। यदि आप क्लास 10 का प्लेलिस्ट खोलिएगा तो उसमें चैप्टर 1 का यदि वीडियो नंबर 5 या 6 देखिएगा तो इसमें आपको सिद्ध करवाया गया है। और ये क्वेश्चन कब आया है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 19 में, कब आया है, 2019 में और 22 में आया है। एक क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 3 को सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2021 में। कब आया है, 2021 में, ठीक है। देखो 19 में भी आया है, 21 में भी आया है, 22 में भी आया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन है जो 20 में आए हैं, 21 में आए हैं, 22 में आए हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को, अर्थात अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को आप VVI करके लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एक क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए मिलेगा ही, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है कि अंडर रूट 2 को सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि आपका सिद्ध करिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और इन दोनों क्वेश्चनों को आपको वीडियो नंबर चैप्टर 1 के वीडियो नंबर 5 और 6, ठीक है, 5-6 में आपको ये बात सिद्ध करवाई गई है। किस नियम से बेटा, विरोधाभास नियम से। आप वहां से जाकर के इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी संडे स्पेशल का और भाग हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को बोलिए पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग अपने में एक कंपटीशन कर सको। आपका नंबर अधिक आएगा, मेरा नंबर अधिक आएगा, इससे पढ़ाई मजबूत होती है, ठीक है। जब तक कंपटीशन नहीं करोगे तब तक आपके अंदर पढ़ने का जुनून, आपके अंदर पढ़ने की जज्बा नहीं जगेगी। इसलिए कंपटीशन भी जरूरी है। और अपने जानकारी के साथ रखिए कि वह 10 मिनट पढ़ता है तो मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, वह आधे घंटे पढ़ता है तो मैं 45 मिनट पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा। इस जज्बे के साथ लगे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।